तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए, क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप मलेरिया के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कभी न भूलने वाले टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो में। मात्र बहुत ही छोटा-सा वीडियो रहेगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाला रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 12th बोर्ड में यानी आपको 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन का यानी टॉपिक का नाम क्या है? लभेड़िया सॉरी मलेरिया, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, लभेड़िया से दूर रहते होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जोक सपाट मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी बोर्ड से 12th पास करना चाहते हैं अब की बार अच्छे मार्क से, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चूँकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से 100 ऑफ 100 में आपको कम से कम 95 प्लस लाने का दावा कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा टॉपिक ही पढ़ाएंगे कि आप लोग से क्वेश्चन छूटने का तो नाम ही पैदा नहीं लेता है। तो चलिए, हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एवं डिजीज। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंतर्गत आपको बता दें कि हमारा यह टॉपिक रहने वाला है मलेरिया के बारे में। इसी प्रकार से इसके अगला वीडियो जो आएगा वो HIV यानी एड्स के बारे में आएगा, और वो वीडियो सब भी आपको देखना है, तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आसान भाषा में सीखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम अपना जानकारी दे देते हैं, तो हम 12th और 11th वाले का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से जुड़िएगा। सबसे पहले जानते हैं मलेरिया होती क्या है। तो सबसे पहले समझिए, मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। मलेरिया क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ का ही एक प्रकार का रोग आता है। अगर आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे, तो उसमें आपको प्रोटोजोवन के बारे में बताया गया होगा। प्रोटोजोआ यानी कवक का ही दूसरा नाम है, और उसी से आया है। उससे होता है प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी के कारण हमारे शरीर में मलेरिया फैलता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मलेरिया कभी भी नर नहीं फैलाता है। नर मच्छर जो होता है वो कभी भी मलेरिया नहीं फैलाता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि कभी भी मच्छर की डायरेक्ट ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि मलेरिया किसके कारण से फैलता है, तो ये मत मारिएगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन में टिक मारना है मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से के काटने से फैलता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ब्लड चूसने का जो काम करता है वो नर नहीं करता है, मादा करती है। ठीक है, और क्यों नहीं नर करता है? क्योंकि नर का भी ब्लड कौन चूसती है? मादा ही चूसती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नर हो या मादा हो, यहाँ पे मच्छर ये नहीं देखता है कि हम नर का खून चूस रहे हैं या मादा का खून चूस रहे हैं। यहाँ पे चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ब्लड चूसने का काम मादा मच्छर ही करेगी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम इसके लाइफ के बारे में समझते हैं, चक्र के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत मलेरिया को फैलाते हैं ये मच्छर भाई साहब। चलिए चलिए, सॉरी भाई साहब बोलना गलत होगा, इसको दीदी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक फीमेल होती है। ठीक है, ये कभी भी मेल नहीं हो सकते। अब समझते हैं रोग जनक क्या होता है। तो सबसे पहले जिस कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ से हमें रोग होता है उसी को कहते हैं रोग जनक। यानी जिस जीव के द्वारा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है उसी जीव को कहते हैं रोग जनक। यानी अब समझते हैं कि जिसको जो पैदा करता है उसी को उसका पिताजी बोला जाता है। मतलब कि यानी अगर किसी लड़का को कोई लड़का पैदा किया है, किसी जानवर को कोई जानवर पैदा किया, तो जिस जानवर ने उस छोटे जानवर को पैदा किया है,
तो उस जानवर को क्या कहेंगे, उस जानवर का जनक कहेंगे। यानी छोटे जानवर का बड़े जानवर क्या हो गया, जनक हो गया। अब मलेरिया का रोग जनक पूछेंगे या मलेरिया के पिताजी के बारे में पूछा जाए तो मलेरिया के पिताजी किसको कहेंगे, प्लाज्मोडियम को। ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का बेटा है। ठीक है, यही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंतर्गत ये फैलता कैसे है। देखिए कि क्या करेगा, ये मच्छर पहले आकर के किसी को किस करेगा, मैंने काटेगा। ठीक है, और काटने के बाद इसके चोंच के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होगा, प्लाज्मोडियम नामक जीव रहता है। प्लाज्मोडियम नामक जीव क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लड के अंतर्गत छोड़ देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, उससे पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए कि मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में ऑपरेशन चलती है, उसी प्रकार से ये भी भाई दीदी क्या करती है, अपने आप में ऑपरेशन का हर एक सामान अपने चोंच में लेकर के घूमते रहती है। जहाँ कोई देखे तो तुरंत उसका ऑपरेशन कर डालती है। ठीक है, अब ऑपरेशन करने, जिस प्रकार से ऑपरेशन में पहले चीरा लगाया जाता है, उसके बाद उस चीरा के को चारों साइड से अलग किया जाता है, उसी प्रकार से इसके चोंच में बहुत सारा चीज रहता है। और इसका हम जवाब ये भी दे देते हैं कि मादा मच्छर क्यों काट लेती है और नर मच्छर क्यों नहीं काट पाते हैं। नर मच्छर का जो चोंच होता है, उसमें जो ब्लड चूसने वाला रहता है वो छोटा होता है, जिसके कारण वो जा करके किसी पौधे का वो रस चूस लेती है, किसी फूल का वो रस चूस लेती है, लेकिन इंसान का कभी कुछ रस नहीं चूसती है। लेकिन ये जो मादा मादा वाले मच्छर रहते हैं ना, इसका जो है वो चाकू बहुत तेज धार वाली होती है, और इसी वजह से ये क्या कर लेते हैं, उसका ब्लड चूस लेते हैं। और उसके बाद जब ये ब्लड चूसने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे हम आपको एक इमेज के द्वारा दर्शा रहे हैं कि यहाँ से प्लाज्मोडियम को, यहाँ पे देखिएगा लीवर के ऊपर में प्लाज्मोडियम कुछ दिखाई देगा, तो लीवर में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, पहले जाएगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में जाएगा। रेड ब्लड सेल क्या करते रहता है हमारे शरीर में, आपको पता है कि दौड़ते रहता है। इसको ओलंपिक में जाना है, इसलिए ये दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएंगे, हमारे लीवर में यानी यकृत के अंतर्गत जाएंगे, और यकृत के अंतर्गत जाने के बाद ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम ये अपना पहले यकृत को संक्रमित करेंगे। यकृत को संक्रमित करने के बाद ये आरबीसी के ही अंतर्गत जाकर के उसके अंदर अलैंगिक जनन करना स्टार्ट कर देंगे, अलैंगिक चक्र चलाएंगे, और अलैंगिक चक्र चलाते चलाते उसको क्या करेंगे, फिर फाड़ देंगे। आरबीसी को क्या कर देंगे, उसको दो भाग में विभाजित कर देगा। उससे फिर बहुत सारा प्लाज्मोडियम निकलेगा, और उससे जैसे प्लाज्मोडियम निकलेगा तो पूरे शरीर में दूसरा आरबीसी को हमला करेगा। इसी प्रकार से ये चक्र चलते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में अगर ये शरीर में फैल जाता है तो यही हमारे शरीर के अंतर्गत मलेरिया यानी मलेरिया कहलाते हैं। चलिए अब हम इसके जीवन चक्र और उससे पहले कुछ प्रमुख प्रजातियां होते हैं इसका मलेरिया का, जिसके बारे में हम जानते हैं। मलेरिया का कुछ प्रमुख, ये आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम विवैक्स जो होता है वो एक प्रकार का, मतलब ये जो प्रोटोजोआ का भांति जाति कह लीजिए या भांति कह लीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। उसके बाद दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो होता है वो भी बहुत गंभीर रूप से बीमारी को फैलाता है। ये प्लाज्मोडियम का बहुत ही खतरनाक और सबसे ज्यादा गंभीर रूप से रोग को फैलाने वाला बैक्टीरिया है। उसके बाद जीव है कह लीजिए, बैक्टीरिया कहना गलत हो जाएगा। और दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये भी है। और तीसरा है, सॉरी, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल, और पांचवा और लास्ट है प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी। इस प्रकार से आप चाहे तो इसका टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द बायो, आप जुड़ना न भूलें। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सबसे गंभीर बीमारी कौन करता है, प्लाज्मोडियम ये फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम ये फाल्सीपेरम जो होता है ये
बहुत ज़्यादा गंभीर करता है। बाद बाकी ये सब नॉर्मल होता है, ये सब मच्छर सब में होता है। नोलेक्सी जो होता है वो मच्छर में होता है, इधर जो होता है वो अधिकतर मतलब जो है सो इंसान में ही होता है। चलिए, अब हम समझते हैं रोग वाहक। रोग आता कैसे है, इंसान के शरीर में किस प्रकार से रोग आएगा। तो पहला तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि पहला जो रोग वाहक है वो अगर मान लेते हैं किसी दूसरे को व्यक्ति को हुआ है रोग मलेरिया, तो जैसे उसको कोई मच्छर काटा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं जाएगा, जाएगा कैसे, किसी न किसी माध्यम से। और माध्यम भी कौन है, यही मादा एनाफिलीज ही है। मादा एनाफिलीज मच्छर ही क्या करेगा, एक व्यक्ति को काटेगा जिसको मलेरिया भेल है, उसके शरीर से प्लाज्मोडियम उठा करके आपके शरीर में डाल देगा। ये हरामी वाला काम करती है वहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको काटा हुआ है, उसको काट करके उसका ब्लड लेना है तो ले लो भाई, दूसरे को देने का क्या जरूरत है। ये क्या करेगी, उसको काटेगी, उसको वो जब उड़ा देगा तो वो तुरंत आपको आकर के काट लेगी। तो इसलिए हॉस्पिटल में देखिएगा बहुत साफ सुथरा रखा जाता है, खास करके मलेरिया वाले हॉस्पिटल में कोई भी मच्छर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे बार बार अभी बताएंगे किस किस प्रकार से मच्छर को भगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बोलिएगा, तो हम आपके दिक्कत को, समस्या को समाधान करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में कहते हैं मलेरिया कैसे फैलत बा। तो मलेरिया को 3 4 5 7 चरण में हम आपको समझाते हैं। पहला क्या करेगा, हम पहले बताए, पहला व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, काटेगा तो नहीं तो काटेगी, ठीक है। और काटेगी क्यों, क्योंकि हम आपको पहले बता दी क्यों काटती है, ये काटता नहीं है, काटती है, ठीक है। दूसरा चरण में ये क्या करेगा, अब मच्छर की लार के साथ साथ प्लाज्मोडियम उसके शरीर में जाएगा। पहले मच्छर के लार में चिपकेगा, ठीक है। और मच्छर के लार में जैसे चिपकेगा तो मच्छर के लार में चिपकने के बाद ये क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति में जैसे काटेगा तो दूसरे व्यक्ति के यकृत पे जाकर के हमला करेगा आरबीसी के अंतर्गत, ठीक है। आरबीसी के द्वारा यानी रेड ब्लड, लाल रक्त कणिका कणिका में पहुंचेगा और लाल रक्त कणिका में अपना परजीवी ये अपना मतलब जो पहले संख्या बढ़ाएगा और संख्या बढ़ाने के बाद आरबीसी को क्या करेगा, फाट देगा, मतलब तोड़ देगा, फाड़ देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आरबीसी फटेगा तो उसको तेज बुखार आएगा, ठंड लगेगा और पसीना आएगा। ठंड के साथ साथ ठंडियो लगेगा, लगा है उसको, पसीना आ रहा है। कते आदमी को देखिएगा बुखार भेल रहता है, उसको 5 7 को कमर उसको ओढ़ा दीजिएगा, ठीक है। वो अंदर में पसीना से लथपथ है, ऊपर से वो बहुत सारे कपड़ा वो मांगते हैं, ठीक है। दूसरा, और उसके बाद अगला क्या करेगा, मादा एनाफिलीज क्या करेगा, उस व्यक्ति को जब काटती है, वही अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर में चल काट ले तो वही से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। आप लोग लभेरिया भी कह सकते हैं। तो यही प्रक्रिया होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया फैलने का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला समझते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि मलेरिया होल है कि नहीं होल है। तो मलेरिया जिसको होल रहेगा तो वो क्या करेगा, उसके अंतर्गत तेज बुखार पहले आएगा। पहले क्या आएगा, तेज बुखार आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि एक बार आया फिर छूट गया, फिर तो एक बार में ही उसको मलेरिया घोषित कर देंगे, ऐसा भी नहीं, बार बार उसको आते रहेगा। मलेरिया जिसको होगा उसको तेज बुखार बार बार आएगा, मतलब बुखार आया फिर छूटा, बुखार आया फिर छूटा। ठंड लगने लगेगा, ठंड के साथ कपकपी आएगा। मतलब है कि ये होता है जैसे किसी को ठंडा लगता है तो उसको, जैसे गर्मी ठंडी के मौसम में देखिएगा हाथ पैर ऐसे कांपने लगता है, तो उसी प्रकार से उसको ठंड भी लगेगा प्लस कपकपी भी होगी। साथ में ठंड भी लग रहा है, कपकपी भी हो रही है और पसीना भी आ रही है, तीनों काम एक साथ हो रही है। ठंड भी लग रही है, कपकपी भी हो रही है, पसीना भी हो रही है। कभी कभी ठंड लगने लगती है, कभी कभी कपकपी होने लगती है, कभी कभी तेज बुखार आ जाता है, कभी कभी पसीना छोड़ने लगता है। सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सब का दवाई मिलता है। तो आप हकीम से जरूर संपर्क करें। जो जोक्स बात, ये जो है सर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, ये सब लक्षण होता है। वोमिटिंग होता है, पतली मतलब जैसो मल्टी बार जो होता है उसको वोमिटिंग होता है, यानी उल्टी होने लगता है। उसके बाद
उसको भूख नहीं लगता है। ये सब चीज़ गंभीर स्थिति में इस कई कई गंभीर स्थिति ऐसा होता है जिसमें कि मतलब इंसान बेहोश हो जाते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर कोई आदमी 5 मंजिल पे चढ़ रहा है, वो भी सीढ़ी के द्वारा, अगर उसको सांस फूलने में दिक्कत हो रहा हो, तो ऐसा उसको मलेरिया घोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में हो सकता है उसके कमजोरी के कारण भी ऐसा हो सकती है। ठीक है, तो चाहे हो सकता हो सकती हो, वो तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी उसको अनजाने में मलेरिया घोषित नहीं कर दीजिएगा। चलिए, अब समझते हैं कि मलेरिया के अंतर्गत एनीमिया के द्वारा क्या किया जाता है। ये एनीमिया एक टॉपिक होता है जिसके द्वारा आपके चैप्टर में भी दिया हुआ होगा, जिसमें कि क्या होता है, मस्तिष्क पे और किडनी पे ये प्रभाव करता है। जब यही मलेरिया प्लाज्मोडियम से संक्रमित होकर के विशेष रूप से उसको संग्रहित कर लेगा, तो उस प्रक्रिया में हम उसको क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। अब समझते हैं एनीमिया में क्या होगा। रक्त की कमी हो जाएगी, लाल रक्त की कमी हो जाएगी। उसके बाद आँख पीलापन पड़ने लगेगा। जब हम उसका आँख देखेंगे तो उसके पीलापन अगर दिखाई देगा तो उसको समझ जाएंगे वो उसको क्या हो गया, एनीमिया हो गया है। अब शरीर में और शरीर के विभिन्न जगह पे जोर, जहाँ पे जोर रहता है, जैसे जोर ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, आपके कलाई में हो गया, कलाई के बाद यहाँ पे हो गया, उसके बाद पैर में होता है, कमर में होता है, ये सब जोर है। तो जहाँ जहाँ जोर रहेगा वहाँ वहाँ दर्द करेगा, सांस फूलेगा। ठीक है, ये सब एनीमिया का कमी होता है। बहुत जल्दी थकान हो जाएगा। एक बार संक्रमण होगा तो फिर बार बार संक्रमित होगा। एक बार बुखार लगा यानी 5 दिन तो उसको बार बार बुखार लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उससे उसके बच्चे में भी मलेरिया फैलने का 100% चांस है। ठीक है, उसके बाद अन्य अंग क्या होगा, क्षतिग्रस्त होने लगेगा, मतलब कहीं सड़ने लगेगा, कहीं पचने लगेगा। ये होता है विशेष रूप से अगर हो जाए। तो ऐसा होने पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में आप जा कर के मुफ्त जांच कराए, और ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है तो आप पहले जांच करा लीजिए। सिकल सेल का भी जांच होता है, और इस प्रकार से बहुत प्रकार से इसका जांच होता है। आप जा कर के जांच करा लीजिए। विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से मिले, और वो भी आप लोग को पता होगा, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अनुसार। चलिए, अब समझते हैं मलेरिया से बचने का उपाय क्या क्या कर सकते हैं कि मलेरिया से हम बच सकते हैं। तो पहला चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, घर के आसपास पानी जमा न होने दीजिएगा। अगर घर के आसपास गंदगी फैल रहा है तो उसको साफ सुथरा रखिएगा। जब सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग कीजिएगा। जब सोने जाते हैं तो कते गधा सब क्या करता है, खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद वो खाया और खाने के बाद फ्री फायर खेलने में लग गया, पता चला उसको मच्छर लटक रहा है, वो फ्री फायर खेल रहा है। तो ये सब चीज़ से आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा। आप लोग जो है सो पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के अलावा आप लोग खाना पीना अच्छा से खा करके उसके बाद जो है सो आप लोग अच्छा से सोइएगा। मच्छरदानी वगैरह का उपयोग कीजिएगा। जेल लगाइएगा अपने शरीर में, बदन में। ठीक है, चूँकि जेल अगर लगाते हैं तो उस प्रक्रिया में भी आपको मच्छर नहीं काट सकता है। उसके बाद खिड़की दरवाजे को जाली से ढक करके रखें। समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें। बुखार आए तो तुरंत जांच कराएं, डॉक्टर से उपचार कराएं। तो इतना सब चीज़ है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं मलेरिया को रोकेंगे कैसे। तो मलेरिया को रोकने से पहले समझिए, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसको कैसे रोका जाएगा। पहला बात कि उसके शरीर में प्रजनन स्थल को नष्ट करना है। अगर मान लेते हैं, अगर बाहर सब में भी अगर मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसमें साफ सुथरा रखें। मलेरिया मच्छर को न फैलने दे, उसको उसका प्रजनन को रोके। प्रजनन समझते हैं ना, वो एक कॉलोन नहीं बनाए, वो अपना संतति नहीं पैदा करे। ठीक है, दूसरा चीज़ कि पानी को नियमित रूप से हटाते रहे। समझे, समय समय पर पूरा उपचार लेना चाहिए डॉक्टर से। समय समय पर उसका पूरा अथी लगा चाहिए। बार बार बहुत सारे जगह पे ऐसा जो है सो उपचार चलाया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ लीजिए। आपको पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा कि मलेरिया किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो आपको जीव के कारण फैलता है, तो वो आपको डायरेक्ट टिक मारना है, प्लाज्मोडियम। क्या मारना है, प्लाज्मोडियम। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, पगला मुंडा दीवाना। ठीक है, पगला मुंडा दीवाना से याद रख सकते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए। अब ये अगर पूछेगा कि ये संक्रमित कहाँ करता है, किसको नष्ट करता है, तो पहला बात याद रखिएगा, आरबीसी। आरबीसी रखिएगा, क्या रखिएगा,
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हिंदी में कहिएगा लाल रक्त कणिका। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे लक्षण का उपाय बता दिए, उसके बाद बचाव का उपाय बता दिए, उसके बाद यकृत में ये संख्या बढ़ाता है, अपना ये संख्या यकृत में बढ़ाता है। तो यहाँ तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बोलिएगा। ये चैप्टर टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक जो है वो आप देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, इंग्लिश में कहे तो थैंक यू। और मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद। अब आगे वाला भाग।